नमस्कार दोस्तों, डेली 5 क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 28 सितंबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो को पॉज करके तीनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए और आंसर बता दीजिए। आई होप आपने पॉज करके पढ़ लिया होगा और आंसर दे दिया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। दोस्तों स्टेटमेंट 2 जो है, इंडिया इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ इंडियन ओशन कमीशन, बिल्कुल गलत है। इंडियन ओशन कमीशन क्या है मैं समझाता हूं। दोस्तों 2015 में इंडिया ने अपना एक स्ट्रैटेजिक विजन अनवील किया था। इसका नाम था सागर। सागर मतलब एक अब्रिविएशन है, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। रीजन मतलब जो इंडियन ओशन रीजन है। इट इज एन इंक्रीजिंग रिकॉग्निशन ऑफ द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम कॉमर्स एंड कोऑपरेशन। देखो ये एक रिकग्निशन है इंडिया का, मतलब जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है एंड कोऑपरेशन, ये सबको बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, इंडिया का एक रिकग्निशन है और इंडिया ने सागर लाया था। थ्रू सागर इंडिया सीक्स टू डीपन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद इट्स मैरीटाइम नेबर्स। मैरीटाइम नेबर्स मतलब क्या है? जो अपना मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। अब इट सीक्स टू डीपन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन तो है, उसके साथ साथ बिल्डिंग देयर मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज, मतलब जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, ये सब के लिए एक दूसरे नेशन को असिस्ट भी करेगा, राइट। अब देखते हैं इंडियन ओशन कमीशन क्या है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द इंडियन ओशन कमीशन, नाम सुनते हैं हमें लगेगा इंडिया भी एक परमानेंट मेंबर है, पर दोस्तों देखो, इंडियन ओशन कमीशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट लिंक्स अफ्रीकन इंडियन ओशन नेशंस। देखो इंडियन ओशन मतलब ये नहीं जो इंडिया के आसपास में है, बल्कि ये अफ्रीका के जो ईस्टर्न पार्ट है वो भी तो इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन कमीशन जो ऐसा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कौन कौन सा परमानेंट मेंबर्स है? कोमोरोस, मडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन। रियूनियन क्या है? एन ओवरसीज रीजन ऑफ फ्रांस। फ्रांस का एक ओवरसीज रीजन, एक छोटा सा आइलैंड है इंडियन ओशन में, ठीक है, अफ्रीका के पास में है। एंड सीशल्स, सीशल्स भी ऐसे ही का आइलैंड है। अब देखो ये सब आइलैंड नेशंस के बीच में एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन ओशन कमीशन, राइट। आप देखो इसमें ऑब्जर्वर्स है। ऑब्जर्वर कंट्रीज कौन कौन सा है? चाइना, इंडिया, सोवरेन ऑर्डर ऑफ माल्टा, यूरोपियन यूनियन, द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डे ला फ्रैंकोफोनी। ये भी, ये पांचों जो है, पांचों कंट्रीज जो है, ये ऑब्जर्वर्स है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डे ला फ्रैंकोफोनी क्या है? देखो दोस्तों, ये ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे जो फ्रेंच, प्राइमरली जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं जिस नेशंस, ठीक है, उस नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डे ला फ्रैंकोफोनी। इसको फ्रैंकोफोनी भी बोलता है, ठीक है, शॉर्ट में। अब देखते हैं प्रोजेक्ट सागरमाला क्या है। प्रोजेक्ट सागरमाला मैंने आपको पहले भी बताया हूं, फोकसेस ऑन पोर्ट डेवलपमेंट। हमारे जितना भी पोर्ट है, मेजर पोर्ट्स है, उसकी डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, पोर्ट लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सब चीज के लिए इंडियन गवर्नमेंट का एक स्कीम है प्रोजेक्ट सागरमाला, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन में तीसरा तो सही है, पहला भी सही है। ऑप्शन 2, इंडिया इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ इंडियन ओशन कमीशन, गलत है। इंडिया एक क्या है? इंडिया एक एडवाइजरी मेंबर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, recently seen in news which of the following statements correctly mentions what is emission trading। वीडियो को पॉज करके चारों स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज ए मार्केट बेस्ड अप्रोच टू कंट्रोल पोल्यूशन बाय प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक इंसेंटिव्स फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। दोस्तों इट इज एन अप्रोच टू कंट्रोल पोल्यूशन लिखा है, मतलब स्पेसिफिकली एयर पोल्यूशन है। बाय प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक इंसेंटिव्स फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, इसका मतलब है फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन की वजह से जो एक्सोस्ट में से धुआं निकलता है, उससे जो एयर पोल्यूशन होता है, उसको अगर फैक्ट्रीज कम करेगा तो उनको इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा। ये एमिशन ट्रेडिंग से पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है मैं आपको बताता हूं, राइट। एमिशन ट्रेडिंग को कैप एंड ट्रेड, नहीं तो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम और ईटीएस भी कहा जाता है, राइट। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक ये स्कीम लागू नहीं किया है, वैसे दूसरे कंट्रीज ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है और काफी सक्सेसफुल भी रहा है, राइट। अब देखते हैं एमिशन ट्रेडिंग क्या है। दोस्तों एमिशन ट्रेड में क्या होता है, एक सेंट्रल अथॉरिटी, मान लो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगा? परमिट्स सेल करेगा। परमिट मतलब एक परमिट किस चीज के लिए होगा? दैट अलाउ ए डिस्चार्ज ऑफ ए स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ ए स्पेसिफिक पोल्यूटेंट ओवर ए सेट टाइम पीरियड। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
कंपनी फैक्ट्रीज को परमिट सेल करेगा। तो फैक्ट्रीज को ये परमिट लेना ही लेना है अगर फैक्ट्री चलाना है तो। मतलब फैक्ट्री को ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, मान लो 3 महीने के लिए हमारी फैक्ट्री से इतना पोल्यूशन क्रिएट होने वाला है, मतलब हमारी जो एक्सो से जो धुआं निकलता है उसमें इतनी पोल्यूटेंट्स का प्रेजेंस होगा, तो उसके हिसाब से उनको परमिट लेना पड़ेगा। मान लो 1 टन का है तो इतने रुपए का परमिट होगा, अगर 2 टन का एमिशन है तो मुझे इतने रुपए का परमिट लेना होगा। तो जितना आपका एमिशन है उतने का परमिट लेना पड़ेगा आपको, इसका एक क्राइटेरिया है, राइट। तो इसमें क्लियरली लिखा है पोल्यूटर्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड परमिट्स इन अमाउंट इक्वल टू देयर एमिशन, जितना एमिशन है उतना परमिट लेना पड़ेगा, राइट। तो क्या होगा, गवर्नमेंट को एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया कि नहीं, राइट। अब फैक्ट्रीज को इसमें से लॉस है। अब फैक्ट्री क्या कर सकता है, फैक्ट्री अपना एमिशंस कम करने से, अपने जो एमिशन है जो धुआं निकलते हैं उसमें एयर पोल्यूटेंट्स की क्वांटिटी कम करने से उनको उतने पैसे का परमिट लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो फैक्ट्रीज खूब कोशिश करेंगे अपना पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए, कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके, है कि नहीं। अब इसमें और एक प्रोविजन है दोस्तों, मान लो एक फैक्ट्री के पास 100 रुपये का परमिट है, ठीक है, और वो लोग क्या किया, उन्होंने कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना पोल्यूशंस को कम किया, अपनी फैक्ट्री से जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कम किया, तो उनके पास ज़्यादा पोल्यूशन करने का परमिट तो है ऑलरेडी, जो बाकी बचा हुआ है उतने अमाउंट का परमिट वो दूसरे फैक्ट्री को बेच सकता है, तो उसमें से वो कंपनी पैसा कमा सकता है कि नहीं। तो फैक्ट्री खूब कोशिश करेंगे अपना पोल्यूशन कम करने के लिए और जो परमिट है वो बेचने के लिए दूसरे फैक्ट्रीज को। तो यह है एमिशन ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा फायदा। एक 2020 स्टडी फाउंड दैट यूरोपियन यूनियन emissions trading system successfully reduce CO2 emissions even though the prices for carbon were set at low prices। देखो दोस्तों, रीसेंट केस स्टडी है यूरोपियन यूनियन emissions ट्रेडिंग सिस्टम का। उन्होंने ये एमिशन ट्रेडिंग स्कीम शुरू किया था और उनकी वजह से CO2 emissions में काफी डिक्लाइन हुआ CO2 emissions में। इवन दो द प्राइसेस ऑफ कार्बन वेयर सेट एट लो प्राइसेस, कार्बन भी एक टाइप ऑफ एमिशन है, वो भी डेंजरस है, कार्बन एमिशन भी, है कि नहीं। वो परमिट जो दिया था वो बहुत कम पैसे में दिया था, इसके बावजूद जो CO2 एमिशन है वो बहुत ज्यादा कम हो गया। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि नहीं। तो ये है दोस्तों एमिशन ट्रेडिंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, नागोर्नो कराबाख इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, अजरबैजान एंड आर्मेनिया। दोस्तों ये कल का न्यूज़ है, संडे को क्लैशेस एरप्टेड बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में क्लैशेस शुरू हो गया, किसके लिए, ओवर द वोलेटाइल नागोर्नो कराबाख रीजन। ये जो रेड में ड्रॉ किया है यही है नागोर्नो कराबाख रीजन, ठीक है। अब ये एरिया का स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है। ये क्या है, इट इज ए कॉरिडोर फॉर पाइपलाइंस ट्रांसपोर्टिंग ऑयल एंड गैस टू वर्ल्ड मार्केट्स। देखो यही तो इंपॉर्टेंस है इसका, जितने भी पाइपलाइंस है फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑयल एंड गैस टू वर्ल्ड मार्केट्स, ऑयल गैस ये सब का ट्रांसपोर्टिंग के लिए जितने भी पाइपलाइंस ले किया है वो सब इस एरिया में है, राइट। तो वैसे मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं दोस्तों, अजरबैजान के अंडर में ये जो एरिया, पर इधर है एक ऑटोनोमस एरिया है, ठीक है, इसमें सेल्फ गवर्निंग है लोग, और इधर मैक्सिमम रहता है एथनिक आर्मेनियन पीपल, राइट। अब न्यूज क्या आया था, आर्मेनिया सेड अजरबैजान हैड कैरिड आउट एन एयर एंड आर्टिलरी अटैक ऑन नागोर्नो कराबाख। ये तो स्टेटमेंट आया हुआ है, अब न्यूज और आएंगे आगे आगे तब इसके बारे में और जानकारी लेंगे, राइट दोस्तों। वैसे सुबह की डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो में हर्षित सर ने ऑलरेडी ये न्यूज कवर किया है, आप उसको भी जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, India's sandalwood trees, the country's pride, particularly of Karnataka, are facing a serious threat with the return of a destructive disease. What is it? वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बता दीजिए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। द आंसर इज ऑप्शन ए, स्पाइक डिसीज फाइटोप्लाज्मा। दोस्तों स्पाइक डिसीज कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा इज द मेजर डिसीज ऑफ सैंडलवुड। फाइटोप्लाज्मा मतलब एक बैक्टीरिया है दोस्तों, तो ये डिसीज का नाम है स्पाइक डिसीज फाइटोप्लाज्मा। ये सबसे मेजर डिसीज है जो सैंडलवुड को पकड़ते हैं। ये क्या करते हैं, ये पकड़ने के बाद जो लीफ है वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। रिडक्शन इन लीफ साइज अकम्पनीड बाय स्टिफनिंग एंड रिडक्शन इन इंटरनोड लेंथ, मतलब ये फोटो में आप देख सकते हो ठीक से ऐसा हो जाता है। और ऐसा बोला जाता है अगर ये डिसीज पकड़ लिया कोई पेड़ को
1 से 2 साल में पूरे पेड़ को ये खत्म कर देते हैं। और प्रेजेंटली ऐसा कोई क्योर नहीं है ये डिसीज के लिए। अब साइंटिस्ट का यही कंसर्न है, ये बोल रहा है कि अगर ठीक से उसको कंट्रोल नहीं किया आगे वाले समय में तो पूरी सैंडलवुड पॉपुलेशन को ये खत्म कर देगा। राइट दोस्तों, तो आपको मैं सैंडलवुड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहा हूं। देखो दोस्तों, जो सैंडलवुड है ना, ये बहुत कॉस्टली है। इंटरनेशनली इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। इसकी फ्रैग्रेंस है, इसकी मेडिसिनल वैल्यूज है, बहुत अच्छा है। आप देखो, इंटरनेशनल मार्केट में 1 किलो सैंडलवुड का 10,000 से ऊपर चार्ज है। इतनी एक्सपेंसिव वुड है ये। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, सैंडलवुड को आप सेल नहीं कर सकते हो। मतलब अपने घर पे अगर एक सैंडलवुड है, ठीक है, अपने घर के एरिया में, अपनी एस्टेट में अगर एक सैंडलवुड बहुत बड़ा है, आप उसको काट के बेच नहीं सकते हो। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन किया है। रेस्पेक्टिव स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का परमिशन चाहिए अगर आपको सैंडलवुड को कट करना है, बेचना है, कुछ भी, मतलब आप कर ही नहीं सकते हो। बेसिकली वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है। ठीक है, सैंडलवुड के ऊपर ऐसा एक बैन लगा रखा है। अब इसके बारे में बात चल रहा था, ये बैन सब हटाना चाहिए क्योंकि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत अच्छा है, लोग पैसे कमा सकते हैं इसको कल्टिवेट करके। ठीक है, तो ये सब चल रहा है, पर वैसे ये है सैंडलवुड के बारे में। राइट दोस्तों, इस तरह की जो डिसीज है, ठीक है, जो प्लांट को पकड़ते हैं, कोई ट्रीज को पकड़ते हैं, ये सब के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू जिमेक्स 20, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट। पॉज करके दोनों स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। द आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। वैसे स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है दोस्तों, द करंट एडिशन ऑफ जिमेक्स इज बीइंग कंडक्टेड इन ए नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली फॉर्मेट ऑफ द कोस्ट ऑफ सी ऑफ जापान। ये गलत है दोस्तों, देखते हैं। इंडियन नेवी एंड जापानीज मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ships conducted operations in close formation at जिमेक्स 20, the 4th edition of India Japan Maritime Bilateral Exercise। ये 4th edition था जिमेक्स 20 का, सॉरी जिमेक्स का। तो ये इंडिया एंड जापान के बीच में मैरिटाइम बाइलैटरल एक्सरसाइज है, इसका नाम है जिमेक्स। जिमेक्स 2020 अभी हो रहा है। ये 2012 में शुरू हुआ था दोस्तों। 2012 में शुरू होने के बाद 2020 में ये 4th एडिशन है जिमेक्स का। मतलब हर साल नहीं हो रहा है। राइट, इट इज बी हेल्ड इन नॉर्थ अरेबियन सी फ्रॉम सितंबर 26 टू सितंबर 28। मतलब हमारा स्टेटमेंट में था ये सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान में नहीं हो रहा है, ये अपना नॉर्थ अरेबियन सी में हो रहा है, सितंबर 26 से लेके 28 तक। राइट दोस्तों, लास्ट एडिशन ऑफ जिमेक्स वाज कंडक्टेड इन अक्टूबर 2018 ऑफ विशाखापट्टनम। अक्टूबर 2018 में हुआ था लास्ट। राइट, अब ऑफ विशाखापट्टनम में हुआ था। ऑफ विशाखापट्टनम का मतलब क्या होता है, मतलब विशाखापट्टनम के पास जो सी है, ऑफ शोर, राइट, उधर हुआ था। राइट, तो दोस्तों हमारे 5 क्वेश्चन सही थे। ये कल का क्वेश्चन था ओलिव रिडली टर्टल्स के बारे में। आंसर इज ऑप्शन बी ओडिशा। दोस्तों ये जो फोटो में दिख रहा है ये ओलिव रिडली टर्टल, ये इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन वगैरह में पाया जाता है। ये ग्रुप में आता है, बहुत दूर से, बहुत दूर माइग्रेट होकर आता है हमारे इंडियन कोस्ट में, बहुत सारे एरिया से उधर एक ग्रुप में आता है और अंडे देके चला जाता है। जैसे उड़ीसा में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। ठीक है दोस्तों, ये अंडे देने के बाद एक टाइम पे कम से कम 1 से 150 के बीच में अंडे देते हैं और मिट्टी में कवर करके जाते हैं। इसके बाद हमारा जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, मरीन सेंचुरीज है, उधर जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स है इन अंडों को कलेक्ट करते हैं और फिर इसको हार्वेस्ट करते हैं, नहीं तो दूसरे जानवर आके अंडों को खाते हैं। राइट दोस्तों, वैसे सेंचुरी की बात की तो एक गाहिर माता मरीन सेंचुरी ओडिशा में और एक भीतरकनिका नेशनल पार्क है, स्पेसिफिकली इन टर्टल के लिए फेमस है। राइट दोस्तों, आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन, कुरिल आइलैंड, द डिस्प्यूट ओवर दिस वोल्केनो इंटेंसिव आर्किपेलागो ऑफ 56 आइलैंड्स is the primary reason two countries have never signed a peace treaty to formalize the end of World War II. Which are those two countries? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो हमारे डेली 5 मोक क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। आप लोगों की वैल्यूएबल व्यूज, कमेंट्स मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू। इस पीपीटी की पीडीएफ आपको एज यूजुअल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में शाम तक अपलोड हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मेरे ये वीडियो आपको पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।